मैं दोबारा जिंदा होकर वापस आया था और वापस आते ही मैंने सबसे पहला काम किया, एक जहरीले कनखजूरे को जिंदा निगल लिया। जैसे ही मैं क्लास का दरवाजा धक्का मारकर अंदर घुसा, सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मेरे कानों में अभी भी उस जहरीले कनखजूरे के मेरे अंदरूनी अंग चबाने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने ब्लैक बोर्ड पर तारीख देखी, 15 जून 2026, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और पूरी खामोशी में मैं हंस पड़ा। पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? प्रोफेसर ने गुस्से में डांटा। सामने बैठा लिन वेई भी मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं कोई पागल इंसान हूँ। उसे देखते ही पिछली जिंदगी की यादें आंखों के सामने आ गई। यही वो इंसान था जिसने एक ताकतवर आदमी को खुश करने के लिए मुझे खुद अपने हाथों से ज़ॉम्बी के झुंड में धक्का दे दिया था। मुझे अच्छी तरह पता था पूरी दुनिया को निगल जाने वाली बैंगनी धुंध आने में अब 2 घंटे से भी कम समय बचा था और वो काला कनखजूरा अभी भी लैब के अंदर कांच की बोतल में बंद था। बैंगनी धुंध के आते ही वही छोटा सा कनखजूरा एक भयानक राक्षस में बदल जाएगा। 10 साल बाद उसी ने मुझे टुकड़े टुकड़े करके मार डाला था, लेकिन इस बार मैं दोबारा जिंदा होकर लौटा था। तो सबसे पहले मुझे उसी को खत्म करना था। मैंने किसी की तरफ देखा तक नहीं, सीधा क्लास से बाहर भागा जैसे अपनी पिछली जिंदगी के उस खूनी डरावने सपने से निकल रहा हूँ। मैंने फायर एक्स से लैब का दरवाजा तोड़ दिया और उस छोटे से कनखजूरे को ढूंढ लिया जो आगे चलकर राक्षस बनने वाला था। वो अभी भी कांच की बोतल के अंदर आराम से रेंग रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका भविष्य क्या होने वाला है। मैंने बोतल उठाई और बैंगनी धुंध आने से ठीक पहले उस कनखजूरे को जिंदा ही निगल गया। उस जहरीले कनखजूरे को निगलना ऐसा था जैसे किसी ने मेरे गले में तेज चाकू घुसा दिया हो। उसका बदबूदार जहर मेरे पेट को अंदर से जलाने लगा। मैं जमीन पर दर्द से तड़पने लगा। मेरी चमड़ी बार बार फट रही थी और फिर जुड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी हड्डियां दोबारा बन रही हो। उसी समय बाहर से लोगों की दर्द भरी चीखें लगातार सुनाई देने लगी। बैंगनी धुंध आ चुकी थी और उसी के साथ दुनिया का अंत शुरू हो गया। बहुत जल्द सबको पता चलने वाला था कि इस धुंध में अगर कोई भेड़ का मांस खा ले तो खुद भेड़ बन जाता है, अगर बत्तख खा ले तो बत्तख में बदल जाता है। लेकिन जब बाकी लोग जान बचाकर भाग रहे थे, तब तक मैं इस पूरी तबाही की जड़ को ही निगल चुका था। इस बार मैं किसी का शिकार बनने वाला नहीं था। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जमीन से उठ खड़ा हुआ। मेरे कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। मेरा मजबूत शरीर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा। ऊपर से वो पहले जैसे ही लग रहे थे, उनमें कोई खास ताकत नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही मेरे मन में एक ख्याल आया, टक, मेरी 5 उंगलियों से पल भर में 5 काले हड्डी जैसे नुकीले कांटे बाहर निकल आए। वो किसी तेज तलवार की तरह चमक रहे थे जिन पर हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। मेरी ताकत जाग चुकी थी। टैलेंट डिजास्टर सिम्बायोट, SSS रैंक। इस ताकत के साथ मुझे जहर का कोई असर नहीं होगा। मेरा शरीर खुद को दोबारा ठीक कर सकता था और मैं अपनी हड्डियों से बेहद मजबूत हथियार बना सकता था। मैं कामयाब हो गया था। मैंने अपनी मुट्ठी कस ली। शरीर के अंदर दौड़ रही उस डरावनी ताकत को महसूस करते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर मेरे मुंह से एक धीमी लेकिन खौफनाक हंसी निकल पड़ी जिसकी गूंज पूरे खाली कॉलेज में फैल गई। तभी धड़ाम, लैब का दरवाजा अचानक जबरदस्त धमाके के साथ उड़ गया। पूरी लोहे की दरवाजा ऐसे हवा में उछला जैसे वो सिर्फ कागज का टुकड़ा हो। अगले ही पल वो दरवाजा जोर से उड़कर दीवार से टकराया। धूल का गुबार छंटा तो दरवाजे पर एक भयानक आकृति खड़ी थी। वो स्कूल की सिक्योरिटी गार्ड झांग होंग थी, लेकिन अब उसे इंसान कहना भी मुश्किल था। उसकी यूनिफॉर्म फूली हुई मांसपेशियों की वजह से फट चुकी थी। उसकी चमड़ी नीली भूरी हो गई थी जिस पर काले फोड़े उभर आए थे। उसके सिर का बायां हिस्सा 2 गुना सूज चुका था। एक आंख तो बाहर लटक रही थी और उसके मुंह से पीले हरे रंग की लार टपक रही थी। बैंगनी धुंध की पहली लहर आने पर झांग होंग पहले से ही बहुत गुस्से में थी। इसी वजह से उसने जरूरत से ज्यादा धुंध अंदर खींच ली। नतीजा ये हुआ कि वो सीधे साधारण ज़ॉम्बी बनने के बजाय एक म्यूटेंट में बदल गई। गर्र, उसने किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ लगाई। उसकी धुंधली आंखें सीधे मुझ पर टिक गई। उनमें सिर्फ एक ही चाहत थी, ताजा इंसानी मांस खाने की। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे भी अपनी नई ताकत आजमाने के लिए एक अच्छे निशाने की जरूरत थी। झांग होंग जोर से गर्जी और बेकाबू टैंक की तरह मेरी तरफ दौड़ पड़ी। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। अगले ही पल उसने अपनी म्यूटेंट बाजू उठाई। उसका हाथ इंसान की जांघ से भी ज्यादा मोटा हो चुका था। वो पूरी ताकत से मेरा सिर कुचलने के लिए मुक्का मारती हुई आई। उस एक मुक्के में कम से कम 500 किलो की ताकत थी। अगर कोई आम इंसान होता तो उसका सिर तरबूज की तरह फट जाता, लेकिन मैं बस हल्का सा एक तरफ हट गया। मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा में मेरी सिर्फ एक धुंधली परछाई रह गई। धड़ाम, झांग होंग का मुक्का सीधे जमीन पर जा लगा। उसके मुक्के से जमीन पर सीधे बड़े
टब जितना गहरा गड्ढा बन गया। चारों तरफ पत्थर और मलबा उड़ गया, लेकिन तब तक मैं उसके बिल्कुल बगल में पहुंच चुका था। बहुत धीमी हो मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा, फिर अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियों से निकले काले हड्डी के कांटे बाहर आ गए। मैंने उन्हें उसकी मोटी गर्दन पर हल्का सा घुमा दिया। छप, ऐसा लगा जैसे गरम चाकू मक्खन को काट रहा हो। जरा सी भी रुकावट नहीं हुई, सिर्फ एक बार, और वो वहीं ढेर हो गई। यही फर्क था एसएसएस रैंक टैलेंट और एक साधारण म्यूटेंट के बीच। मैंने उसकी लाश की तरफ दोबारा देखा भी नहीं। मैं उसके पास गया और हड्डी के कांटों से उसका सीना चीर दिया। उसके बैंगनी काले दिल के पास मुझे चावल के दाने जितना छोटा स्लेटी रंग का एक क्रिस्टल मिला। ये था म्यूटेंट क्रिस्टल। यही इस तबाह दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। इसी से लोग आगे और ताकतवर बन सकते थे। मैंने बिना एक पल गवाए उस क्रिस्टल को मुंह में डाल लिया, बिल्कुल टॉफी की तरह चबाकर निगल गया। अगले ही पल मेरे पेट में एक गर्म लहर दौड़ गई। अभी की लड़ाई में जितनी भी ताकत खर्च हुई थी वो पल भर में वापस आ गई। लेकिन ये अभी भी काफी नहीं था। मैंने सिर उठाकर लैब के बाहर देखा। पूरा कैंपस बैंगनी धुंध से ढक चुका था। हर तरफ लोगों की चीखें गूंज रही थी। मेरी आंखों के सामने पूरा कॉलेज नरक बन चुका था, लेकिन मेरे चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक शिकारी जैसी ठंडी मुस्कान थी। मैंने जमीन पर पड़ी फायर एक्स उठाई, झांग होंग की लाश को पार किया और धीरे धीरे लैब से बाहर निकल गया। बाहर जो कैंपस कभी शांत और जिंदा हुआ करता था अब मौत का मैदान बन चुका था। भागते हुए छात्रों को उनके ही दोस्त पीछे से पकड़कर जिंदा नोच रहे थे और थोड़ी दूर करीब 10-12 छात्रों का एक समूह जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा था। उसी समय करीब 10-12 छात्रों का एक झुंड बिना दिशा के मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था। सबके शरीर खून से लथपथ थे, किसी का हाथ घायल था, किसी के कपड़े फट चुके थे। हर चेहरे पर सिर्फ डर साफ दिखाई दे रहा था। सबसे आगे एक लड़का था जिसने बास्केटबॉल की जर्सी पहन रखी थी। उसके हाथ में पोछे का डंडा था। वो रास्ते में आने वाले हर इंसान को धक्का देकर आगे बढ़ रहा था ताकि खुद सबसे पहले बच सके। उन सबके पीछे एक विशाल रेंगने वाला राक्षस उनका पीछा कर रहा था। वो पहले स्कूल की कैंटीन में काम करने वाली आंटी थी, लेकिन अब उसके हाथ पैर उल्टी दिशा में मुड़ चुके थे। वो मकड़ी की तरह जमीन पर रेंग रही थी। उसके पेट पर एक बड़ा सा डरावना मुंह खुला हुआ था जो नुकीले दांतों से भरा था। अचानक उसकी लंबी जीभ भाले की तरह आगे निकली और सबसे पीछे भाग रहे एक मोटे लड़के को लपेट लिया। मोटे लड़के ने पास के पेड़ को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से आगे भाग रहे बास्केटबॉल वाले लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उस लड़के ली हाओ ने पीछे मुड़कर सिर्फ एक नजर डाली। वो मदद करने के लिए नहीं रुका, उल्टा और तेज भागने लगा। इतना ही नहीं, उसने अपने पास भाग रही एक लड़की को भी पीछे धक्का दे दिया ताकि राक्षस पहले उसे पकड़ ले। इंसान की असली फितरत चाहे कितनी भी बार देख लो हर बार नई लगती है। मैं सड़क के बीचों बीच दोनों हाथ जेब में डालकर खड़ा था और ठंडी नजरों से ये पूरा तमाशा देख रहा था। कुछ ही सेकंड में वो लोग मेरे पास पहुंच गए। ली हाओ ने मुझे देखा, लेकिन इस अफरा तफरी में उसने मेरा चेहरा तक नहीं देखा। उसके लिए मैं बस एक ऐसा इंसान था जिसे धक्का देकर अपनी जान बचाई जा सकती थी। उसने बिना सोचे समझे अपने हाथ का पोछे का डंडा पूरी ताकत से मेरी तरफ घुमाया। उसका इरादा साफ था, मुझे पीछे खड़े राक्षस के सामने फेंक कर खुद भाग जाना। दफा हो जा, जाकर उस राक्षस का खाना बन। ली हाओ गुस्से से चिल्लाया और पूरी ताकत से पोछे का डंडा मेरी तरफ घुमा दिया, लेकिन डंडा मेरे कंधे से सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर आकर रुक गया। मैंने सिर्फ अपनी एक उंगली आगे बढ़ाई थी और उसी एक उंगली से मैंने उसके पूरे जोर से आए वार को रोक दिया। ली हाओ की आंखें हैरानी से फैल गई। मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था मेरे रास्ते में मत आओ, वरना जितना करोगे उतना ज्यादा दर्द होगा। आसपास भाग रहे बाकी छात्र भी ये नजारा देखकर वही रुक गए। कुछ पल के लिए तो वो अपने पीछे आ रहे राक्षस को भी भूल गए, लेकिन मैंने ली हाओ की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मेरी नजर उसके पीछे उस राक्षस पर थी जो अभी भी उस मोटे लड़के को खा रहा था। अचानक राक्षस ने भी मेरी तरफ देखा। उसे मेरे अंदर अपने जैसी लेकिन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर मौजूदगी महसूस हो गई थी। उसने आधा खाया हुआ शिकार छोड़ दिया। उसके पेट वाला बड़ा मुंह धीमी गुर्राहट करने लगा। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। खाना तो तुमने खा लिया, अब खाने का दाम भी दे दो, अपना क्रिस्टल मुझे सौंप दो। इतना कहकर मैं अपनी जगह से गायब हो गया। स्विश। भीड़ को बस इतना महसूस हुआ कि उनकी आंखों के सामने कुछ तेजी से गुजरा। अगले ही पल वो खूंखार राक्षस अचानक जोर से तड़प उठा। पता ही नहीं चला कि मैं कब उसकी पीठ पर पहुंच गया। मैंने एक हाथ से उसके बालों को पकड़कर उसका सिर जबरदस्ती ऊपर खींच लिया। अब बहुत देर हो चुकी है। मेरे दाएं हाथ के हड्डी वाले कांटे तेज ड्रिल की तरह घूमने लगे। अगले ही पल छप वो सीधे उसके सिर में घुस गए और एक ही वार में उसका दिमाग आर पार कर दिया। मेरे
हड्डी वाले कांटे राक्षस के सिर को चीरते हुए उसकी ठुड्डी से बाहर निकल गए। अगले ही पल उस विशाल राक्षस की लाश जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। चारों तरफ बैंगनी धूल उड़ गई। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। मैंने आराम से उसके सिर के अंदर हाथ डाला और एक हरा क्रिस्टल निकाल लिया। उसे अपने कपड़ों से साफ किया और लाश से नीचे उतर आया। आसपास खड़े सभी छात्र मुझे घूरते रह गए। मेरे शरीर पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। उनके चेहरों पर पहले डर था, फिर हैरानी और आखिर में उम्मीद, बिल्कुल वैसे जैसे डूबता हुआ इंसान आखिरी सहारे को पकड़ ले। कुछ ही पल में सब मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। जो लोग अभी कुछ देर पहले एक दूसरे को धक्का देकर भाग रहे थे, वही अब मेरी मदद मांगने लगे। तभी सबसे आगेली हाव उठकर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार लात मारी। धड़ाम, वो कई मीटर दूर जाकर गिरा और वहीं उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई। मैंने उसकी तरफ घृणा से देखा। ज़ॉम्बी वायरस ने हमारे इस सीधे सादे और नेक दोस्त को भी बदल दिया। कितना अफसोस है। मेरी आवाज में जरा भी अफसोस नहीं था। उसी समय टीचिंग बिल्डिंग की तरफ से कई भयानक दहाड़े सुनाई देने लगी। अभी की लड़ाई का शोर सुनकर और भी ज्यादा खूंखार राक्षस इस तरफ आने लगे थे। मैंने भीड़ की तरफ आखिरी बार देखा और बस इतना कहा, तुम सबको गुड लक। इतना कहकर मैं बैंगनी धुंध के अंदर गायब हो गया। मेरे पीछे सिर्फ छात्रों की निराश चीखें और राक्षसों के इंसानी शरीर नोचने की डरावनी आवाजें गूंजती रहीं। लेकिन इन सबका अब मुझ पर जरा भी असर नहीं पड़ता था। मेरे दिल की धड़कन बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि मैं अब ये सोच रहा था कि मेरा अगला शिकार कौन होगा। यही है प्रलय की दुनिया। जो हर किसी पर तरस खाता है वो सबसे पहले मरता है, और जो जरूरत पड़ने पर बेरहम बन जाता है वही आखिर तक जिंदा रहता है। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी का लाइफ सुपरमार्केट ईस्ट कैंपस और रिहायशी इलाके के बीच बना हुआ था। आम दिनों में यहाँ हमेशा छात्रों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज ये जगह एक विशाल कांच के पिंजरे में बदल चुकी थी। अंदर डरे हुए लोग बंद थे और बाहर दर्जनों ज़ॉम्बी लगातार कांच पर हमला कर रहे थे। शटर आधा बंद था। कांच के सामने रैक और मिनरल वाटर की पेटियां लगाकर रास्ता रोक दिया गया था। ज़ॉम्बी बिना रुके कांच पर हाथ मार रहे थे। उनके खून से सने हथेलियों के निशान और चिपचिपा तरल पूरे शीशे पर फैल चुका था। सुपरमार्केट के अंदर का माहौल भी अच्छा नहीं था। हवा भारी हो चुकी थी। चारों तरफ पसीने की बदबू, इंस्टेंट नूडल्स की गंध और हल्की पेशाब की बदबू फैली हुई थी। करीब 50 लोग अंदर किसी तरह छिपे हुए थे। उन सबके बीच एक लड़की सबसे अलग नजर आ रही थी। उसने सफेद रंग की ड्रेस पहन रखी थी, कपड़ों पर धूल लगी थी और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी उसकी खूबसूरती छिप नहीं रही थी। वो थी लिन वेई, जियांगचेंग यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की और मेरी पिछली जिंदगी की पहली मोहब्बत। इस वक्त वो एक मेज पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक लाउड स्पीकर था। आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसमें एक लीडर जैसा आत्मविश्वास भी था। सब लोग शांत रहो, मैंने अपने मामा से फोन पर बात कर ली है। वो मिलिट्री में बड़े अफसर हैं। सेना बहुत जल्द हमें बचाने आ जाएगी। अभी से सारी चीजों को बराबर बांटना होगा। लड़के दरवाजे की रक्षा करेंगे और लड़कियां सामान को इकट्ठा करके ठीक से जमा करेंगी। अगर किसी ने खाना या सामान छिपाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिन वेई के आदेश मिलते ही कुछ ताकतवर लड़के उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड की तरह खड़े हो गए। अब वो बाकी छात्रों पर हुक्म चलाने लगे। अरे तुम चश्मे वाले, चॉकलेट मत छिपाओ, तुरंत यहाँ लाकर रखो, और तुम पीछे बैठने की जरूरत नहीं, जाओ दरवाजे पर पहरा दो। लिन वेई ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सब लोग उसकी बात मान रहे थे। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अच्छी तरह समझती थी, इस तबाह दुनिया में सिर्फ खाना होना काफी नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो लोगों पर अपना कंट्रोल भी होना चाहिए, चाहे ये सिर्फ कुछ देर के लिए बना हुआ छोटा सा ग्रुप ही क्यों न हो। जब तक फैसले लेने का हक उसके पास है, तब तक वही यहाँ की रानी है। तभी धड़ाम, सुपरमार्केट के पीछे वाला लोहे का फायर डोर जोर से कांप उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से बहुत जबरदस्त टक्कर मारी हो। पूरा दरवाजा और उसका फ्रेम तक हिलने लगा। लिन वेई का चेहरा उड़ गया। क्या हो रहा है? पीछे का दरवाजा तो अच्छी तरह बंद था। वो घबराकर चिल्लाई, जल्दी झांग कियांग, कुछ लोगों को लेकर जाओ और दरवाजा संभालो। ठीक है, सब मेरे साथ चलो। कुछ लड़के दौड़ते हुए पीछे पहुंचे, लेकिन धड़ाम, मोटी लोहे की फायर डोर एक ही लात में टूटकर अंदर आ गिरी। धूल का गुबार पूरे कमरे में फैल गया। उसी धूल के बीच से एक दुबला पतला लड़का हाथ में फायर एक्स लिए धीरे धीरे अंदर आया। उसने फटी हुई सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। उसके पूरे शरीर पर बैंगनी रंग के अजीब निशान बने हुए थे और उसकी आंखों से ऐसी ठंडी चमक निकल रही थी कि उसे देखते ही लोगों की रूह कांप जाए। पूरा सुपरमार्केट एकदम शांत हो गया। सबको लगा कि कोई राक्षस अंदर घुस आया है। डर के मारे लोग पीछे हटने लगे, लेकिन जैसे ही लिन वेई ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। शू जिनचेन, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि
क्योंकि उसकी यादों में शू जिनचेन तो हमेशा चुप रहने वाला साधारण सा लड़का था। लिन वेई की यादों में शू जिनचेन एक ऐसा लड़का था जो हमेशा चुपचाप रहता था। गरीब परिवार से था, इसलिए कॉलेज में कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। वो बस कभी कभी चोरी छिपे उसे पसंद भरी नजरों से देख लिया करता था। करीब 1 घंटे पहले तक भी वो क्लास से पागलों की तरह भागा था, लेकिन अब उसके सामने खड़ा शू जिनचेन बिल्कुल अलग इंसान था। उसके पूरे शरीर से खून और मौत की गंध आ रही थी। उसकी आंखों में न प्यार बचा था, न कोई दया और न ही किसी इंसान जैसी भावना। उसके शरीर से निकलने वाला दबाव बाहर घूम रहे ज़ॉम्बी से भी ज्यादा डरावना था। मैंने किसी की तरफ देखा तक नहीं, सीधा हाई कैलोरी खाने वाले सेक्शन में पहुंच गया। अभी की लड़ाइयों में मेरे शरीर की बहुत ज्यादा ताकत खर्च हो चुकी थी। इस वक्त मुझे इतनी भूख लगी थी कि पूरा बैल भी खा सकता था। मैंने एक महंगी इम्पोर्टेड चॉकलेट उठाई, पैकेट फाड़ा और बिना चबाए सीधे निकल गया। फिर एक कैन एनर्जी ड्रिंक उठाई, उसे हाथ से दबाकर फोड़ दिया और पूरा ड्रिंक सीधे मुंह में उड़ेल लिया। ये देखकर लिन वेई के पास खड़ा झांग कियांग आगे बढ़ा। वो उसका सबसे बड़ा चापलूस था और कॉलेज में ताइक्वांडो भी सीखता था। अपनी हीरोइज्म दिखाने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, रुको। लेकिन मैं बिना रुके आराम से बीफ जर्की का एक पैकेट खोलकर खाने लगा। तब मैंने उसकी तरफ देखा और मुंह में बीफ जर्की दबाए हुए ही शांत आवाज में पूछा, एक बात बताओ, यहाँ के नियम किसने बनाए हैं? झांग कियांग ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अभी हालात सामान्य नहीं है, यहाँ हर किसी को नियम मानने होंगे। तुम जो कर रहे हो वो सबके सामान की चोरी है। तभी लिन वेई भी पूरी तरह संभल गई। वो मुझे ध्यान से देखने लगी। हालांकि उसके मन में अब भी डर था, लेकिन जब उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े खाने के पैकेट पर पड़ी तो उसके चेहरे का भाव धीरे धीरे बदलने लगा। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो अभी किसी जबरदस्त लड़ाई से निकला है। उसकी हालत देखकर लिन वेई के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया, अगर वो इस पागल को अपनी तरफ कर ले तो उसकी सेफ्टी कई गुना बढ़ जाएगी। वो तुरंत मासूम बनने का नाटक करते हुए नरम आवाज में बोली, सुबह झांग कियांग ने जो भी कहा उसका बुरा मत मानना। बाहर का माहौल बहुत खराब है, ऐसे वक्त में हम सबको साथ रहना होगा। तुम्हारी ताकत भी काफी अच्छी लग रही है। अगर तुम हमारी गार्ड टीम ज्वाइन कर लो तो मैं तुम्हें वाइस कैप्टन बना दूंगी और बाकी लोगों से 2 गुना सामान भी मिलेगा। ये उसकी पुरानी चाल थी। पिछले जन्म में भी उसने इसी तरह मीठी बातें करके ना जाने कितने लोगों को अपने इशारों पर नचाया था। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई, इतनी हंसी कि मेरे कंधे तक हिलने लगे। वाइस कैप्टन और 2 गुना सामान। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। झांग कियांग मुझे रोकने के लिए आगे आया, लेकिन मैंने बस हल्के से हाथ घुमाया। धड़ाम, एक ही थप्पड़ में उसका करीब 180 किलो का भारी शरीर फटे हुए खिलौने की तरह हवा में उड़ गया। वो सीधा जाकर रैक से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि उसके आधे चेहरे की हड्डियां चूर चूर हो गई। दर्द से चीखने का मौका भी नहीं मिला और वो वहीं बेहोश हो गया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। जो लड़के अभी तक आगे बढ़ने की सोच रहे थे वो भी डरकर तुरंत पीछे हट गए। ये इंसान है भी या नहीं? एक थप्पड़ में ताइक्वांडो क्लब के प्रेसिडेंट को उड़ा दिया। मैं बिना रुके लिन वेई के सामने जाकर खड़ा हो गया। डर के मारे उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो पीछे हटते हटते टेबल पर गिर गई और कांपती हुई बोली, शू जिंगचेन, हम क्लासमेट हैं और तुम पहले मुझे पसंद भी करते थे, है ना? मैंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी ठोड़ी पकड़ ली। मेरी उंगलियां लोहे की तरह ठंडी थी। उंगलियों के बीच निकला नुकीला बोन स्पाइक सीधे लिन वेई की गर्दन की नस पर टिक गया। मैं उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में बोला, पहले वाला शू जिंगचेन सच में अंधा था। फिर मैं उसके कान के पास झुका और धीमे से कहा, तुम्हें इस नई दुनिया का एक असली नियम बताता हूँ। इस दुनिया में ताकतवर किसी पर रहम करे तो वो एहसान होता है, लेकिन कमजोर अगर मांगने लगे तो वो अपनी मौत खुद बुलाता है। इतने में धड़ाम, सुपरमार्केट के मेन गेट पर लगी कांच की दीवार जो पहले से ही टूटने वाली थी, एक भयानक टक्कर से चकनाचूर हो गई। करीब 3 मीटर लंबा एक विशाल ज़ॉम्बी अंदर घुस आया। उसकी चमड़ी धातु जैसी स्लेटी थी। दोनों हाथ विशाल हड्डियों के हथियार बन चुके थे। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था और नुकीले दांतों में इंसानों के कपड़ों के फटे हुए टुकड़े अभी भी अटके हुए थे। वो अंदर आ गया, राक्षस आ गया। पूरा सुपरमार्केट चीखों से गूंज उठा। सभी लोग जान बचाने के लिए पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागे। भगदड़ मच गई और कई लोग एक दूसरे के नीचे दब गए। लिन वेई डर के मारे रो पड़ी, प्लीज मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बस मुझे यहाँ से ले चलो। उसे समझ आ चुका था कि इस जगह से जिंदा निकलने की ताकत सिर्फ मेरे पास है। मैंने उसकी कांपती हुई हालत को देखा। मेरी आंखों में जरा भी रहम नहीं था। अगले ही पल मैंने उसका पैर पकड़ लिया और ठीक उसी तरह जैसे पिछले जन्म में उसने मुझे मौत के मुंह में धक्का दिया था, मैंने उसे पूरी ताकत से उस दहाड़ते हुए विशाल ज़ॉम्बी की तरफ फेंक दिया। वो लड़की जो पिछले जन्म में
खुद को सबसे ऊपर समझती थी और जिसने मुझे अंधेरे में धकेल दिया था, अब उसकी बारी आ चुकी थी। अगले ही पल लिन वेई का शरीर दीवार से जा चिपका। उसकी हालत किसी कुचली हुई मक्खी जैसी हो गई थी। उसकी छाती की हड्डियां टूट चुकी थी और हर तरफ खून बिखर गया। मैंने उन 2 सेकंड का पूरा फायदा उठाया जिनमें वो विशाल ज़ॉम्बी लिन वेई पर हमला कर रहा था। मैं बिजली की रफ्तार से उछला। मेरे दोनों पैर सीधे ज़ॉम्बी के कंधों पर टिक गए। अगले ही पल मेरे दोनों हाथों से निकले बोन स्पाइक्स उसकी धुंधली आंखों में पूरी ताकत से घुस गए। ज़ॉम्बी दर्द से दहाड़ा, लेकिन उसकी दहाड़ पूरी होने से पहले ही उसका विशाल शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैं आराम से नीचे उतरा, उसके सिर से क्रिस्टल कोर निकाला और तुरंत पास रखा ट्रैवल बैग उठा लिया। फिर रैक पर रखी सारी हाई कैलोरी खाने की चीजें जल्दी जल्दी उसमें भर ली। ये सब करने के बाद भी मैंने मरती हुई लिन वेई की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो शू जिंगचेन जो कभी प्यार में शर्मा कर लाल हो जाता था, वो बहुत पहले मर चुका था। अब सिर्फ एक ऐसा इंसान बचा था जो नरक से लौट कर आया था। मैं सुपरमार्केट से ज्यादा दूर नहीं गया। मेरे शरीर की हर मांसपेशी दर्द से तड़प रही थी। सेंटीपीड के जहर और मेरे शरीर का मिलना अभी पूरा नहीं हुआ था। अब उसे और भी शुद्ध दवा की जरूरत थी ताकि ये ताकत पूरी तरह स्थिर हो सके। इसलिए मैं सीधा जियांगचेंग यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिकल बॉटनिकल गार्डन की तरफ बढ़ गया। पिछले जन्म में यही जगह पूरी स्पेशल पुलिस टीम की कब्र बनी थी। वहीं एक पुरानी रहस्यमयी बेल 100 साल पुराने प्राचीन पेड़ के साथ मिलकर एक बेहद ताकतवर फॉरेस्ट गार्डियन बन गई थी। उसकी गोल्डन क्रिस्टल कोर ही मेरे शरीर में उफन रहे खतरनाक जहर को काबू करने की सबसे जरूरी दवा थी। पूरे बॉटनिकल गार्डन का कांच का विशाल गुंबद बैंगनी काली बेलों से ढका हुआ था। दूर से वो किसी सांस लेते हुए विशाल पेट जैसा लग रहा था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, पैरों के नीचे पड़े सूखे पत्ते सड़े हुए मांस की तरह नरम महसूस हुए। सर अचानक जमीन फट गई। अनगिनत बेलें नीचे से निकलकर मेरी तरफ झपट पड़ी। उनके नुकीले सिरे हवा को चीरते हुए सीधे मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन तब तक मेरी पीठ से 4 तेज बोन स्पाइक्स निकल चुके थे। सेंटीपीड के जीन की वजह से मुझे एक अतिरिक्त हथियार मिल चुका था। ठक 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 हमला करने वाली सारी बेलें जमीन पर ही कील की तरह जड़ गई। अगले ही पल उनसे किसी रोते हुए बच्चे जैसी डरावनी चीखें निकलने लगी। मैंने सामने देखा, विशाल बरगद के तने पर एक इंसानी चेहरा उभर आया था। वो बूढ़ा माली अब पूरी तरह पेड़ का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखें लकड़ी में बदल गई थी और कमर के नीचे का पूरा शरीर जड़ों में मिल चुका था। चारों तरफ लटकती हुई हवाई जड़ों पर सूखी हुई लाशें टंगी थी, जैसे उसने उन्हें अपनी ट्रॉफी बनाकर संभाल रखा हो। अचानक पेड़ से भारी आवाज गूंजी, मर जाओ। पूरा बॉटनिकल गार्डन एक साथ जिंदा हो उठा। सैकड़ों मोटी जड़ें जमीन तोड़कर बाहर निकल आईं। ऊपर आसमान तक जड़ों का जाल फैल गया, लेकिन सिर्फ ज्यादा संख्या होने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। मैंने दोनों हाथ फैला दिए। पॉइजन डोमेन बैंगनी जहर मेरे शरीर से चारों तरफ विस्फोट की तरह फैल गया। जिस भी जड़ ने उसे छुआ वो पल भर में गलकर कीचड़ बन गई। मैं उसी जहरीली धुंध के बीच बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। मेरे चारों बोन स्पाइक्स किसी मीट ग्राइंडर की तरह हर बेल और शाखा को चीरते चले गए। हरे पत्ते बारिश की तरह चारों तरफ बिखरने लगे। कुछ ही सेकंड में मैं सीधे उस विशाल पेड़ के सामने पहुंच गया। मैंने अपने दाएं हाथ की बोन ब्लेड पूरी ताकत से उसके चेहरे पर चला दी। पेड़ दहाड़ा और मोटी जड़ों की ढाल बनाकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बोन ब्लेड पर न्यूरोटॉक्सिन लगा हुआ था। ढाल कटते ही जहर उसकी जड़ों के अंदर तेजी से फैल गया। वो वहीं जाम हो गया। आखिर पौधों के भी अपने नसों जैसे सिस्टम होते हैं। मैं तने पर चढ़ गया और बोन ब्लेड उसकी भौं के बीच गहरा घूमती। अगले ही पल एक पन्ने जैसी हरी चमकती क्रिस्टल कोर मेरे हाथ में आ गई। जैसे ही मैंने उसे निकाला, पूरा बॉटनिकल गार्डन पल भर में सूख कर बेजान हो गया। मैंने बिना देर किए उस क्रिस्टल कोर को निगल लिया। ठंडी और जबरदस्त जीवन ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। ट्री मॉन्स्टर को हराने के बाद मेरी पीठ पर बने गहरे घाव, जो जबरदस्ती नए बोन स्पाइक्स निकालने की वजह से फट गए थे, अब आंखों के सामने ही तेजी से भरने लगे। फिर मैं ट्री मॉन्स्टर की जड़ों के पास पड़े मलबे को खंगालने लगा। वहीं मुझे स्पेशल पुलिस टीम का छोड़ा हुआ सामान मिला। एक टाइप -95 असॉल्ट राइफल, 3 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड और खून से सना हुआ एक नक्शा। उस नक्शे में लाइब्रेरी की जगह पर एक बड़ा सा खोपड़ी का निशान बना था। उसके बगल में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यहाँ उनका घोंसला है, पास मत आना, वो अंडे से निकल रहे हैं। मैं समझ गया, मॉन्स्टर्स का नेस्ट मेरी उम्मीद से भी पहले तैयार हो चुका था। मैंने टैक्टिकल बैग पीठ पर लटकाया और लाइब्रेरी की तरफ देखा। मुझे पता था वहाँ और भी कई क्रिस्टल कोर मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं सीधे लाइब्रेरी नहीं गया। मेरे शरीर के अंदर इस वक्त 2 अलग अलग ताकतें टकरा रही थी। एक तरफ सेंटीपीड का जहरीला जहर था, दूसरी तरफ ट्री मॉन्स्टर की जीवन शक्ति। मेरा शरीर कभी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता तो अगले ही पल आग की तरह तपने लगता। हड्डियों के अंदर से लगातार
टूटने की आवाजें आ रही थी। अगर मुझे आगे लड़ना था तो पहले सेकंड स्टेज इवोल्यूशन पूरा करना जरूरी था। मैंने पास की एक मल्टीमीडिया क्लासरूम का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। अंदर करीब 20 से ज्यादा छात्र एक कोने में डरे सहमे बैठे थे। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सब लोग पीछे जाकर बैठो। अगर किसी ने जरा सी भी आवाज की तो उसे बाहर फेंक दूंगा। मेरी बात सुनते ही सब लोग डर के मारे चुपचाप पीछे खिसक गए। मैं स्टेज पर पालथी मारकर बैठ गया और आंखें बंद करके अपने शरीर की ताकतों को कंट्रोल करने लगा। अचानक धड़ाम, पूरा शरीर अंदर से फटता हुआ महसूस हुआ। उसी वक्त मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, कृपया अपनी इवोल्यूशन दिशा चुनिए। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे ऐसा शरीर चाहिए जो सब कुछ सह सके, सबसे लड़ सके और हर दुश्मन को कुचल दे। ऑप्शन सी। अगले ही पल मेरी रीढ़ की हड्डी तेजी से बढ़ने लगी। सफेद बोन स्पाइक्स मेरी पीठ की चमड़ी चीरते हुए बाहर निकल आए, बिल्कुल डायनासोर की रीढ़ की तरह। काले रंग का सख्त जैविक कवच मेरी छाती से फैलते हुए दोनों कंधों और जांघों तक पहुंच गया। उस कवच पर बैंगनी रंग की चमकती लकीरें बह रही थी। मेरी उंगलियां लंबी होने लगी, नाखून धातु जैसे नुकीले पंजों में बदल गए और मेरे माथे के दोनों तरफ शैतान जैसे सिंगों की शुरुआती आकृति उभरने लगी। सेकंड स्टेज इवोल्यूशन पूरा हुआ। नई क्लास, स्केलेटन टायरेंट, नई क्षमताएं, बोन आर्मर, पॉइजन मिस्ट ऑरा, ताकत में 300% की बढ़ोतरी। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरे शरीर पर बना बोन आर्मर खट खट की आवाज के साथ अपनी जगह पर लॉक हो गया। उसी वक्त एक ज़ॉम्बी पूरी रफ्तार से मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, मैं बस उसे अपने पास आने का इंतजार करता रहा। अगले ही पल उसका भारी मुक्का सीधे मेरी छाती पर पड़ा। टन लोहे के टकराने जैसी तेज आवाज गूंज उठी, लेकिन मेरे बोन आर्मर पर सिर्फ एक हल्का सा निशान बना। मैं मुस्कुराया, बस इतना, तुम में तो मेरा बचाव तोड़ने की ताकत भी नहीं है। मैंने बिना वक्त गवाए सीधा एक मुक्का उसके सिर पर जड़ दिया। उस एक मुक्के में सिर्फ एक चीज थी, खालिस ताकत। धड़ाम, उसका सिर पके हुए तरबूज की तरह फट गया। उसका आधा शरीर हवा में उड़ता हुआ पीछे दीवार से जा टकराया। 1 पंच 1 किल। मैंने पीछे डरे हुए छात्रों की तरफ देखा और अपनी एक छुरी उनकी तरफ फेंक दी। अगर जिंदा रहना है तो इससे ज़ॉम्बी मारना सीखो। इतना कहकर मैं क्लासरूम से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं कॉरिडोर में पहुंचा, चारों तरफ से ज़ॉम्बियों की डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। मेरे लिए ये किसी राजा की ताजपोशी पर बजने वाली सलामी जैसी थी। मैं सीधा चौथी मंजिल पर आर्ट्स डिपार्टमेंट की बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। वहाँ का माहौल बेहद अजीब था। फर्श पर बिछा कारपेट इतना खून सोख चुका था कि उस पर पैर रखते ही चिपचिपी आवाज आने लगी। दीवारों पर टंगी मोजार्ट और बीथोवन की तस्वीरें भी खून से सनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद आंसू बहा रही हो। तभी मेरे कानों में एक अजीब कंपन महसूस हुआ। सबसे अंदर वाले प्रैक्टिस हॉल से बहुत तेज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स निकल रही थी। मैं तुरंत समझ गया, ये एक मेंटल टाइप म्यूटेशन की शुरुआत थी। मेंटल टाइप क्रिस्टल कोर स्ट्रेंथ टाइप से भी करीब 10 गुना ज्यादा रेयर होती है और मेरे शरीर के अंदर मौजूद बेकाबू जीन को कंट्रोल करने के लिए यही सबसे जरूरी चीज थी। मैंने साउंड प्रूफ दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर कोई भी सिहर जाए। एक शानदार स्टैनवे पियानो के सामने सूट पहने म्यूजिक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बैठा था। उसकी तर्जनी उंगली लंबी होकर सफेद हड्डी की तलवार बन चुकी थी। उसके चारों तरफ 20 से ज्यादा छात्रों की लाशें घुटनों के बल पड़ी थी। उनके सातों छिद्रों से खून बह रहा था। कानों के पर्दे फट चुके थे। उनके दिमाग सिर्फ साउंड वेव्स की वजह से चकनाचूर हो गए थे। उसी पल म्यूटेटेड डायरेक्टर ने पियानो की एक और की दबाई और देखते ही देखते मेरे सामने की हवा ही मुड़ने लगी। पारदर्शी साउंड वेव्स हवा में लहरों की तरह मेरी तरफ बढ़ी। मैंने तुरंत अपना हाथ आगे करके उन्हें रोक लिया। टन मेरे बोन आर्मर में तेज कंपन हुआ और उसकी सतह पर हल्की सी दरार पड़ गई। मैं हल्का सा मुस्कुराया। साउंड वेव्स को ठोस बना दिया। बुरा नहीं। अगले ही पल उसने मुंह खोलकर एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। तेज साउंड वेव्स पूरे हॉल में फैल गई। बुलेट प्रूफ कांच पल भर में चकनाचूर हो गया और ऊपर का झूमर भी टूटकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन मैं रुका नहीं। मेरी त्वचा से खून रिसने लगा। अंदरूनी अंग तक कांप रहे थे। फिर भी मैं लगातार उसकी तरफ बढ़ता गया। 5 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर। तभी उसकी 10 उंगलियां हड्डी की तलवारों में बदल गई और पियानो की कीज से निकलकर सर्जिकल ब्लेड की तरह मेरी छाती पर वार करने लगी। उसी पल मैंने अपनी स्किल इस्तेमाल की, पॉइजन शैडो स्लैश। मैं आधा कदम बगल में खिसका और अपनी बोन ब्लेड पर चढ़े बैंगनी जहर के साथ पूरी ताकत से वार कर दिया। कचाक, महंगा स्टैनवे पियानो बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। उसके साथ ही म्यूटेटेड डायरेक्टर का निचला शरीर भी अलग हो गया। मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा म्यूजिक बहुत बुरा है। इतना कहकर मैंने उसके सीने पर पैर रखा और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। मुझे एक पीक ग्रेड साउंड वेव क्रिस्टल कोर मिली। वो हल्के नीले रंग की चमक रही थी। मैंने उसे तुरंत निगल लिया।
ठंडी बिजली जैसी ऊर्जा मेरे दिमाग में दौड़ गई। मेरी सुनने की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई। अब मैं नीचे घूम रहे ज़ॉम्बियों के शरीर में बहते खून की आवाज तक सुन सकता था। तभी मेरी नजर कमरे के कोने में रखी एक लोहे की अलमारी पर पड़ी। अंदर से किसी की बहुत हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। मैंने कहा, बाहर आओ, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अलमारी का दरवाजा कांपते हुए खुला। अंदर से एक डरा हुआ आदमी बाहर आया। उसके हाथ में लाइब्रेरी का थर्मल मैप था। उस मैप पर अनगिनत लाल बिंदु दिखाई दे रहे थे। वो सभी पैदा हो रहे मॉन्स्टर्स थे, लेकिन सबसे अंदर एक विशाल खून जैसा लाल साया धड़क रहा था। उससे निकल रही डरावनी ऊर्जा पूरे मैप में फैल रही थी। वो कांपती आवाज में बोला, वो सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं बना रहा, वो मौत की पूरी फौज तैयार कर रहा है। मुझे पता है अंदर कैसे जाना है और उसकी कमजोरी भी मुझे पता है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम अभी तक जिंदा कैसे बचे? उसने धीरे से जवाब दिया, मैंने एक रिवर्स साउंड वेव कैंसलर बना लिया था। उसने अपना टूटा फूटा डिवाइस उठाया और बोला, ये सिर्फ 30% तक ही असर रोक सकता है, लेकिन जान बचाने के लिए इतना काफी है। मैंने उसकी तरफ देखा। ये लड़का सच में टैलेंटेड था। नाम क्या है तुम्हारा? वो चुप रहा, फिर बोला, चेनमो, फिजिक्स 3rd ईयर। मैंने बिना वक्त गवाए कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो यही रहकर ज़ॉम्बी बन जाओ या फिर अपना ये डिवाइस उठाओ और मेरे साथ चलो। उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैं आपके साथ चलूंगा। हम दोनों जैसे ही हॉस्टल से बाहर निकले, तभी बाहर जोरदार धमाका गूंजा। ये बिजली की आवाज नहीं थी, ये मिलिट्री के लॉन्ग रेंज रॉकेट थे। दूर क्षितिज पर काला समुद्र सा कुछ तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। असल में तोपों की बारिश ने करोड़ों ज़ॉम्बीज को इस तरफ भगा दिया था और अब उनका निशाना था पूरा यूनिवर्सिटी एरिया। यहीं से असली नरक शुरू होने वाला था। मैं उस ज़ॉम्बी की भीड़ को देख रहा था। मेरी आंखों में डर बिल्कुल नहीं था। वहाँ सिर्फ एक शिकारी का जोश था, जिसे अपने शिकार का इंतजार हो। मैंने चेनमो से पूछा, तुम्हारा ड्रोन कितनी दूर तक जा सकता है? उसने जवाब दिया, करीब 2 किलोमीटर, लेकिन पर्पल फॉग की वजह से सिग्नल कमजोर हो सकता है। मैंने सिर हिलाया, इतना काफी है। फिर मैंने कैंपस के बीच बने क्लॉक टावर की तरफ इशारा किया, वहीं चलते हैं। हमारे मेहमानों के लिए एक खास स्वागत तैयार करना है। पर्पल फॉग आए हुए 4.5 घंटे हो चुके थे। अब पूरा जियांगचेंग यूनिवर्सिटी मिलिट्री से पूरी तरह कट चुका था। सेना ने अब स्कॉच्ड अर्थ रणनीति अपना ली। करीब 2 किलोमीटर दूर एक मिसाइल फटी। विशाल आग का गोला पूरी सड़क को निगल गया। धमाके की लहर से आसपास की इमारतों के सारे शीशे टूट गए। ज़ॉम्बीज अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से ठंडी जगह और जहां ज्यादा इंसान हो उधर भागने लगे, यानी सीधे हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ। मैं और चेनमो क्लॉक टावर की छत पर खड़े थे। तेज हवा हमारे कपड़े उड़ा रही थी। चेनमो घबराकर बोला, बॉस, सामने सिर्फ आग ही आग है और ज़ॉम्बीज इसी तरफ भाग रहे हैं। कम से कम 1 लाख होंगे। पूरा जियांगचेंग ईस्ट एरिया का ज़ॉम्बी झुंड यही आ रहा है। मैंने ध्यान से उस भीड़ को देखा। उस ज़ॉम्बी समंदर के बीच दर्जनों सेकंड ऑर्डर टायरेंट घूम रहे थे और उनके पीछे ट्रक जितना बड़ा एक थंडर लाइन लॉर्ड भी आगे बढ़ रहा था। मिलिट्री का प्लान साफ था। वो अपनी भारी फायर पावर से सारे ज़ॉम्बीज को एक जगह इकट्ठा करके एक ही बार में खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने ज़ॉम्बीज की तेजी से हो रही इवोल्यूशन को बहुत हल्के में लिया था। मैं मुड़ा और छत पर रखे सामान की तरफ देखा। वहाँ दर्जनों केमिकल की बोतलें थी। चेनमो ने म्यूजिक रूम की साउंड प्रूफ कॉटन और अल्कोहल से कई मोलोटोव बम बना दिए थे, लेकिन सबसे जरूरी चीज थी एक पारदर्शी सीलबंद बैग। उसके अंदर उस साउंड वेव म्यूटेंट से निकाली गई खास ग्रंथि रखी थी। मैंने चेनमो से कहा, इसे ड्रोन पर बांधो और सीधे स्पोर्ट्स स्टेडियम के ऊपर ले जाओ। उस स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉलेज की ब्रदरहुड गैंग डेरा जमाए बैठी थी। उन्होंने वहाँ अपना क्रूर स्लेव कैंप बना रखा था। वहाँ सबसे ज्यादा लोग थे और जहाँ सबसे ज्यादा इंसान होते हैं, ज़ॉम्बी भी वहीं सबसे ज्यादा टूट पड़ते हैं। मैंने उस बैग की तरफ देखते हुए कहा, ये म्यूटेंट की खास ग्रंथि है। आम ज़ॉम्बीज के लिए ये सबसे ताकतवर लालच है। अगर इसे स्टेडियम के ऊपर फोड़ दिया तो पूरी ज़ॉम्बी भीड़ वहीं मुड़ जाएगी। चेनमो हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन वहाँ तो अभी भी कुछ बचे हुए लोग हैं। उसे नहीं पता था कि स्टेडियम के अंदर बचे लोग मासूम नहीं बल्कि पागल और बेरहम दरिंदे थे। मैंने उसका कंधा पकड़कर नीचे इशारा किया। नीचे ज़ॉम्बीज पूरी ताकत से टीचिंग बिल्डिंग पर हमला कर रहे थे। मैंने गंभीर आवाज में कहा, ध्यान से देखो, अगर ये ज़ॉम्बी यहाँ घुस गए तो इस बिल्डिंग में छिपा एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। हमें किसी भी कीमत पर इनकी मुख्य भीड़ को दूसरी तरफ मोड़ना होगा। चेनमो ने नीचे का नर्क जैसा मंजर देखा, फिर मेरी आंखों में देखा। आखिर उसने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद ड्रोन उस खतरनाक ग्रंथि को लटकाए हुए डगमगाता हुआ 2 किलोमीटर दूर स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ उड़ गया। उधर स्टेडियम के अंदर ब्रदरहुड का लीडर राशन के ढेर पर बैठा था। उसकी बाहों में 2 आधे कपड़ों में लड़कियां थी और वो आराम से बियर पी रहा था। तभी ऊपर का कांच वाला स्काईलाइट
जोर से टूट गया। एक ड्रोन सीधे अंदर आकर हवा में मंडराने लगा। अगले ही पल वो बैंगनी काला मांस का टुकड़ा सीधे बास्केटबॉल कोर्ट पर आकर गिरा। छपाक, उससे उठी तेज गंध पल भर में पूरे इलाके में फैल गई। बाहर दौड़ रही ज़ॉम्बी भीड़ एक साथ रुक गई। हजारों सफेद आंखें एक ही दिशा में मुड़ी, सीधे स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ। अगले ही सेकंड भयानक दहाड़ों के साथ पूरी ज़ॉम्बी भीड़ काले सैलाब की तरह स्टेडियम पर टूट पड़ी। लोहे का विशाल गेट लाखों टन दबाव नहीं झेल पाया। वो मुड़ गया और फिर पूरी तरह टूट कर गिर पड़ा। नहीं, बचाओ। 2 किलोमीटर दूर से भी लोगों की दर्दनाक चीखें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सैकड़ों दरिंदों की जान के बदले टीचिंग बिल्डिंग में फंसे हजारों छात्रों की जिंदगी बचा ली। और सबसे बड़ी बात, अब मुझे थंडर लॉर्ड से अकेले लड़ने का मौका मिल चुका था। मैंने सामने देखा, ज़ॉम्बी भीड़ के हटते ही एक विशाल आकृति अकेली खड़ी थी। 5 मीटर ऊंचा थंडर जायंट लॉर्ड। उसका पूरा शरीर मोटी हड्डियों के कवच से ढका था और हाथ में सड़क का भारी लाइट पोल पकड़े वो खाली मैदान में खड़ा था। मैंने चेन मो की तरफ देखा। यही रहना, अगर कोई ज़ॉम्बी ऊपर आए तो उसे गोली मार देना। ये कहकर मैंने उसे एक पिस्तौल दे दी जो मुझे पहले एक सादे कपड़ों वाले पुलिस वाले से मिली थी। फिर मैं बिना रुके 30 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी। चेन मो घबराकर चिल्लाया, बॉस ये 30 मंजिल है। लेकिन तब तक मैं हवा को चीरता हुआ नीचे गिर रहा था। 20वीं मंजिल के पास मैंने अपनी हड्डियों के नुकीले कांटे दीवार में घुसा दिए। गिरने की रफ्तार कुछ कम हुई। 10वीं मंजिल पर मैंने फिर से खुद को संभाला और अगले ही पल धड़ाम, मैं जमीन पर आ गिरा। सीमेंट की सड़क मेरे पैरों के नीचे चटक गई। मैं ठीक उस विशाल थंडर लॉर्ड के सामने खड़ा था। उसने नीचे झुककर मुझे देखा। शायद उसे मेरे अंदर अपने जैसे होने की गंध महसूस हो गई थी। वो गुस्से से दहाड़ा। फिर उसने भारी लाइट पोल पूरी ताकत से मेरी तरफ घुमा दिया। लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। एक पल में मेरा शरीर फूलने लगा। हड्डियों का काला कवच पूरे शरीर पर फैल गया। मैं एक काले बोन मॉन्स्टर में बदल चुका था। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और मुस्कुराकर कहा, आजा। धड़ाम, मैंने सामने से आते उस भारी लाइट पोल को दोनों हाथों से रोक लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। मैदान की घास तक हवा में उड़ गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि आसपास खड़ी गाड़ियां तक हवा में उड़कर पलट गई। मेरे दोनों पैर जमीन में धंस गए। लेकिन मैंने उसका वार रोक लिया। मैं मुस्कुराया और बोला, ताकत बुरी नहीं है, लेकिन अब ये ताकत मेरी है। अगले ही पल मेरी पीठ से हड्डियों की लंबी पूंछें निकल आई। वो बिच्छू की पूंछ की तरह लाइट पोल के चारों ओर घूमी और सीधा उसकी आंख में धंस गई। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर इस नई जिंदगी में सब मुझे कीड़ाम कोड़ा समझते हैं तो मैं इसी बर्बाद दुनिया के ऊपर तुम सबकी लाशों से अपना सिंहासन बनाऊंगा। उसी वक्त आसमान से दूसरी बार आग के उल्कापिंड बरसने लगे। उनकी हल्की लाल रोशनी में उस विशाल दैत्य से लड़ती मेरी परछाई किसी राक्षस जैसी लग रही थी। जायंट लॉर्ड दर्द से जोर से दहाड़ा। उसकी चीखें तोपों की आवाज तक दबा रही थी। मेरी हड्डी की पूंछ उसकी आंख के अंदर गहराई तक घुस चुकी थी। लेकिन थंडर मॉन्स्टर की जान इतनी आसानी से नहीं जाने वाली थी। दर्द से वो पूरी तरह पागल हो गया। उसने लाइट पोल छोड़ दिया। फिर अपनी दोनों विशाल हथेलियां मेरी तरफ ऐसे दे मारी जैसे किसी मच्छर को कुचल रहा हो। चारों तरफ हवा का जबरदस्त दबाव बन गया। मैं ठीक उस तूफान के बीच खड़ा था। फिर भी मेरा दिमाग बिल्कुल शांत था, जैसे कोई आसान सा हिसाब लगा रहा हूँ। जैसे ही उसकी दोनों हथेलियां आपस में टकराने वाली थी, मेरी पीठ की चारों हड्डी वाली पूंछें एक साथ सिकुड़ गई। उनके जोरदार धक्के से मैं तीर की तरह उसके सिर के ऊपर से सीधा आसमान में उछल गया। धड़ाम, उस दैत्य की दोनों हथेलियां आपस में टकराई। इतनी जोरदार टक्कर लगी कि उसने अपनी ही घायल आंख को और बुरी तरह कुचल दिया। हवा में मेरे पास टिकने का कोई सहारा नहीं था। तभी मैंने अपना दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया। मेरे पैरों की हड्डियों का कवच 3 गुना मोटा हो गया। उनका वजन और घनत्व कई गुना बढ़ गया। अब मैं गिरता हुआ इंसान नहीं, बल्कि आसमान से गिरता एक उल्कापिंड था। मैंने दोनों पैर जोड़कर उन्हें भारी हथौड़े की तरह बना लिया। निशाना था उसके सिर का वही टूटा हुआ हिस्सा। मैं पूरी रफ्तार से नीचे गिरा और दहाड़ा, घुटनों पर आजा। धड़ाम, मेरे दोनों पैर सीधे उसके सिर के उसी जख्म पर जा लगे जहाँ मेरी हड्डी की पूंछ पहले से धंसी हुई थी। मेरे वार से उसका पहले से टूटा हुआ सिर आखिर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मेरे दोनों पैर उसकी खोपड़ी को तोड़ते हुए सीधे दिमाग के अंदर तक धंस गए। विशाल जायंट लॉर्ड का शरीर आधे सेकंड के लिए बिल्कुल जाम हो गया। फिर उसकी सारी ताकत जैसे एक पल में खत्म हो गई। धड़ाम, वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटनों की हड्डियां टूट गई और मैदान में 2 बड़े गड्ढे बन गए। मैं उसके खून और मांस से भरे सिर से बाहर निकला। पूरा शरीर खून से लथपथ था। मैं उसकी लाश पर खड़ा होकर दिमाग के अंदर तलाश करने लगा। कुछ ही पल बाद मुझे वो मिल गया, एक मिट्टी जैसे पीले रंग का अंडे जितना बड़ा क्रिस्टल। थंडर अर्थ हार्ट। ये अर्थ और पावर दोनों तरह की ताकत
ताकत वाला बेहद कीमती कोड था। पिछली जिंदगी में सिर्फ इस एक चीज के लिए 2 बड़े बेस के बीच पूरी जंग छिड़ गई थी। मैंने उस पर लगा खून साफ किया और उसे अपनी जेब में रख लिया। अभी इसे निगलने का वक्त नहीं था। थंडर कोर की ताकत बहुत खतरनाक थी। इसे पचाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित जगह चाहिए थी। मैंने नजर उठाकर स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ देखा। वहाँ अब सचमुच नरक बन चुका था। हजारों ज़ॉम्बीज़ ने पूरे स्टेडियम को चारों तरफ से घेर लिया था। अंदर से आती चीखें भी अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। ब्रदरहुड गैंग लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। चारा डालने वाला प्लान सफल हो गया था। अब वापस जाकर बाकी काम खत्म करने का समय था। लेकिन तभी मेरी भौहें सिकुड़ गई। क्लॉक टावर की छत पर रखा ड्रोन गायब था और हवा में बारूद की गंध के साथ एक ऐसी खुशबू भी थी जो यहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मैं तुरंत क्लॉक टावर की तरफ भागा। उधर चेन मो जमीन पर गिरा पड़ा था। कोई उसके सीने पर पैर रखकर उसे दबाए खड़ा था। उसका चश्मा टूटकर बिखर चुका था और उसका पूरा चेहरा खून से भर गया था। आसपास 2 पुलिस की 92 पिस्टलें तनी हुई थी। उन लोगों का लीडर एक साफ सुथरा लड़का था। उसने गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। वो सफेद रुमाल से अपने जूते पर लगा खून आराम से साफ कर रहा था। ये था गु चेंग, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट और खुद को एलिट समझने वाला इंसान। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लगता है तुम्हें इज्जत की कोई कदर नहीं है। मैंने तुम्हें न्यू वर्ल्ड कमेटी में शामिल होने का मौका दिया था क्योंकि मुझे तुम्हारी टेक्नोलॉजी पसंद आई थी। तुमने मेरी बात ठुकराने की हिम्मत कैसे की? और ऊपर से कह रहे थे कि उस शू जिंगचेन का इंतजार करोगे। गु चेंग चलता हुआ छत के किनारे पहुंचा और नीचे झांका। दूर से भी उस विशाल दैत्य की लाश साफ दिखाई दे रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। इसकी ताकत तो सच में कमाल की है। इतने बड़े मॉन्स्टर को भी मार दिया। लगता है इसके पास काफी कीमती चीजें हैं। नीचे पड़े चेन मो ने खून थूकते हुए चिल्लाया, कुछ मत करना, वो इंसान नहीं शैतान है। तुम सब बहुत पछताओगे। शैतान? गु चेंग हंस पड़ा। उसकी मुस्कान पहले की तरह शांत और सभ्य थी। इस दुनिया में सिर्फ वही भगवान बन सकता है जिसके पास दिमाग और संसाधन हो। जहाँ तक ऐसे लोगों की बात है जो सिर्फ ताकत पर भरोसा करते हैं, वो बस इस्तेमाल करने लायक हथियार होते हैं। ये कहकर उसने उंगलियां चटकाई। सब तैयार है, उसका हट्टा कट्टा साथी बोला। फिक्र मत कीजिए प्रेसिडेंट। उसने अपनी बनाई हुई क्रॉसबो उठाई। उसके तीर पर हरे रंग का केमिकल लगा था। ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मिला हाई कॉन्सेंट्रेशन न्यूरोटॉक्सिन है। हाथी तक को गिरा सकता है। ऊपर से हमारे पास 2 पिस्टल भी हैं। जैसे ही वो अंदर आएगा उसी समय सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। ठक ठक ठक। गु चेंग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वो धीरे से दंगारोधी ढाल पकड़े अपने आदमी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अगले ही पल लोहे का दरवाजा खुला। मैं अंदर चला आया। मेरे शरीर का बोन आर्मर गायब हो चुका था। सिर्फ शरीर पर सूखता हुआ खून बचा था। ऊपर से मैं काफी थका हुआ और कमजोर भी दिख रहा था। मुझे देखते ही गु चेंग के चेहरे पर फिर से वही विनम्र मुस्कान आ गई। वो ताली बजाते हुए मेरी तरफ बढ़ा। अरे शू स्टूडेंट, अभी की लड़ाई हमने अपनी आंखों से देखी। आप तो सच में किसी युद्ध के देवता से कम नहीं है। मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट गु चेंग हूँ। पूरे बचे हुए छात्रों की तरफ से आपकी बहादुरी के लिए दिल से धन्यवाद। उसकी मीठी बातें और शरीफ चेहरा आसानी से किसी को भी धोखा दे सकते थे। मैंने उसकी तरफ बिना कोई भाव दिखाए देखा, फिर शांत आवाज में सिर्फ इतना कहा, चेन मो जिंदा है। बस इतना काफी है। मैंने अपनी नजर चेन मो से हटाकर सीधे गु चेंग की तरफ कर दी। मेरी आंखों में उसे देखकर ऐसा भाव था जैसे कोई तमाशा देख रहा हूँ। रास्ते से हट जाओ। गु चेंग की मुस्कान एक पल के लिए जम गई। उसकी आंखों में गुस्से की हल्की झलक आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। वो फिर मुस्कुराकर बोला, शू स्टूडेंट, इतने ठंडे मत बनिए। आपने भी देख लिया है, इस दुनिया में अकेले ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहा जा सकता। हमने एडमिन बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है। वहाँ हमारा सेफ जोन है। वहाँ पानी है, बिजली है, खाना है और खूबसूरत लड़कियाँ भी हैं। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने सारे कोर और हथियार हमें दे दीजिए। बदले में मैं आपको सिक्योरिटी टीम का कैप्टन बना दूंगा। मेरे बाद सबसे ज्यादा ताकत आपकी होगी। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैंने कहा, रास्ते से हट जाओ। मेरी आवाज अब पहले से ज्यादा ठंडी थी। मैं एक ही बात तीसरी बार कहना पसंद नहीं करता। अब गु चेंग का चेहरा पूरी तरह उतर गया। वो ठंडी आवाज में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि एक बड़ा मॉन्स्टर मारकर तुम अजय बन गए हो? इतनी लड़ाई के बाद तुम्हारे शरीर में कितनी ताकत बची होगी? हम यहाँ 8 लोग हैं और 2 पिस्टल भी। उसने हाथ घुमाकर आदेश दिया, इसके हाथ पैर तोड़ दो, जिंदा रखना। बाद में इससे कोर का राज उगलवाएंगे। धड़ाम धड़ाम 2 गोलियों की आवाज पूरे टावर में गूंज उठी। दोनों गोलियां सीधा मेरे घुटनों की तरफ आई। उसी समय क्रॉसबो वाले आदमी ने भी जहरीला तीर छोड़ दिया। तीनों हमले एक साथ मेरी तरफ बढ़े। गु चेंग के चेहरे पर बेरहम मुस्कान फैल गई। मार्शल आर्ट कितनी भी बड़ी हो, बंदूक के आगे कुछ नहीं चलती। अब
भी हीरो बनोगे। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैं न तो हिला और न ही बचने की कोशिश की। दोनों गोलियां मेरे घुटनों से टकराई। टन आवाज ऐसी आई जैसे लोहे की प्लेट पर गोली लगी हो। अगले ही पल दोनों गोलियां उछलकर नीचे गिर गई। जहरीला तीर तो मेरी चमड़ी तक नहीं भेद पाया, वो बीच से टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने आराम से अपने घुटनों की धूल झाड़ी, फिर उनकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बस यही था तुम्हारा तुरुप का पत्ता। मेरी त्वचा एक पल में काले हड्डी जैसे कवच में बदल गई। गोलियां तो दूर, उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? बंदूक पकड़े लड़कों के हाथ डर से कांपने लगे। अगले ही पल मेरा शरीर उनकी आंखों से गायब हो गया। स्विश, चक, बंदूक वाले एक लड़के का हाथ हवा में उड़ गया। उसकी चीख अभी निकली ही थी कि मैं जहरीली क्रॉसबो वाले आदमी के सामने पहुंच चुका था। मैंने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। मैं ठंडी आवाज में बोला, जहर से खेलना बहुत पसंद है ना? तो अब असली जहर का स्वाद चखो। मेरी उंगलियों से बैंगनी जहर निकलकर उसकी त्वचा के अंदर उतर गया। एक ही पल में उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया। पूरे शरीर की नसें फूलकर बाहर निकल आई। वो दर्द से तड़पने लगा। उसका शरीर मोम की तरह धीरे धीरे गलने लगा। लेकिन वो चीख भी नहीं पाया, क्योंकि उसकी आवाज की नसें सबसे पहले सड़ चुकी थी। ये देखकर बाकी लोग पूरी तरह टूट गए। ये इंसान नहीं, ये तो इंसान के रूप में राक्षस है। डर के मारे एक आदमी ने ढाल फेंकी और भागने लगा। बाकी भी उसके पीछे दौड़ पड़े। मैंने उनका पीछा नहीं किया। मैंने बस जमीन पर पड़े कुछ स्क्रू उठा लिए। ये वही स्क्रू थे जिनसे चेन मो अपना ड्रोन ठीक करता था। मैंने कलाई घुमाई। फट 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 फट, स्क्रू गोलियों की बारिश की तरह उड़ गए। भागते हुए सभी लोग एक एक करके गिर पड़े। पूरा खेल 5 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गया। अब छत पर सिर्फ एक इंसान बचा था, गुचेंग। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। डर के मारे उसकी पैंट तक गीली हो चुकी थी। कुछ देर पहले वाला सारा घमंड गायब हो चुका था। वो घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मेरे पापा बहुत बड़े अफसर हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, शहर के बीचों बीच मेरा बड़ा बंगला भी है। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, पैसा? इस दौर में तो इससे लोग पहुंचने लायक भी नहीं समझेंगे। मैंने उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए छत के किनारे ले आया। नीचे 30 मंजिल की गहराई थी और उसके नीचे अब भी ज़ॉम्बियों का झुंड घूम रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लोगों के ऊपर राज करना था ना? तो चलो, मैं तुम्हें सबसे ऊंची जगह भेज देता हूँ। ये सुनते ही गुचेंग बुरी तरह तड़पने और जान की भीख मांगने लगा। गुचेंग पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत मेरे सामने चींटी से ज्यादा नहीं थी। मैंने बस हल्का सा धक्का दिया। अगले ही पल उसका शरीर हवा में एक लंबा चक्कर काटता हुआ नीचे गहराई में गिर गया, सीधे ज़ॉम्बियों के झुंड की तरफ। मैं फिर चेन मो के पास गया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चल सकते हो? चेन मो कुछ पल तक बस मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में डर भी था, इज्जत भी, लेकिन सबसे ज्यादा था अटूट भरोसा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। चल सकता हूँ जब तक मैं आपके साथ हूँ। रेंग कर भी चलना पड़े तो चलूंगा। मैंने सिर हिलाया। तो फिर चलते हैं। मैंने दूर खड़ी उस लाइब्रेरी की तरफ देखा। पूरी इमारत अजीब धड़कती हुई मांस जैसी बेलों से ढकी हुई थी। चूहे साफ हो गए। अब असली काम शुरू करते हैं। लाइब्रेरी की बाहरी दीवारों पर लाल मांस जैसी बेलें फैली हुई थी। वो लगातार धड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बिल्डिंग जिंदा हो और सांस ले रही हो। मुख्य दरवाजे की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें पूरी तरह गलकर कबाड़ बन चुकी थी। जमीन पर मोटी चिपचिपी जैविक परत बिछी थी। उस पर पैर रखते ही अजीब नरम एहसास होता था। बीच बीच में उससे पीले रंग की बीजाणु वाली धुंध भी निकल रही थी। मैंने चेन मो से कहा, दंगारोधी सूट पहन लो और गीले कपड़े से एक साधारण मास्क बना लो। चेन मो ने रेडिएशन मीटर की तरफ देखा। उसकी सुई पागलों की तरह घूम रही थी। वो घबराकर बोला, बॉस, यहाँ रेडिएशन बहुत ज्यादा है। मैंने शांत आवाज में कहा, ये आम रेडिएशन नहीं है, ये बायोलॉजिकल एनर्जी रेडिएशन है। मुझे पता था ये जगह एक इंक्यूबेशन नेस्ट है। पिछली जिंदगी में ऐसी जगहें मिड एपोकैलिप्स के बाद ही दिखाई देती थी। यहीं पर हाई लेवल म्यूटेंट पैदा होते थे। यहाँ की हर इंच जैविक परत इंसानों की लाशों को गलाकर बनाई गई थी और इसके बीचों बीच एक मदर मॉन्स्टर पल रहा था। मैंने चेन मो की तरफ देखकर कहा, तुम यही बाहर पहरा देना, अंदर से चाहे जो भी आवाज आए अंदर मत आना। इस बार की लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, दिमाग और मानसिक शक्ति की भी है। अगर तुम अंदर आए तो सीधे मर जाओगे। जी। चेन मो ने बिना कोई सवाल किए सिर हिलाया और पास में छिपकर अपनी पोजीशन ले ली। मैंने एक गहरी सांस ली और उस घिनौनी जैविक परत पर पहला कदम रख दिया। उसका एहसास बेहद गंदा और डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हजारों रेंगते हुए कीड़ों के ऊपर चल रहा हूँ। पूरी पहली मंजिल बिल्कुल खाली थी। न कोई ज़ॉम्बी, न कोई हलचल, सिर्फ एक अजीब कान चुभने वाली आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। लेकिन मुझे पता था यहाँ हर तरफ किसी की नजर मुझ पर है। अचानक मेरे दिमाग में तेज भन भनाहट
गूंजी। चेतावनी, मानसिक तरंगों की स्कैनिंग शुरू हो गई। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने का नजारा पूरी तरह बदल गया। खाली हॉल की जगह अब स्कूल यूनिफॉर्म पहने दर्जनों छात्र अपनी सीटों पर बैठे चुपचाप किताबें पढ़ रहे थे। पूरे हॉल में सिर्फ पन्ने पलटने की एक जैसी आवाज गूंज रही थी। सब कुछ इतना अजीब था कि रोंगटे खड़े हो जाए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो ये है तुम्हारा भ्रम, सेकंड ऑर्डर पीक लेवल की मानसिक शक्ति। लगता है मदर मॉन्स्टर अच्छी तरह विकसित हो चुकी है। मैंने तुरंत अपनी शूरा आई खोल दी। मेरी आंखों से बैंगनी लाल चमक निकलने लगी और अगले ही पल पूरा भ्रम टूटकर बिखर गया। जो छात्र किताब पढ़ रहे थे असल में वो सब लाशें थी। उन्हें मांस की बेलों से छत से लटका दिया गया था। उनकी खोपड़ियां खोलकर अंदर गुलाबी नसें डाल दी गई थी। वो नसें पूरी इमारत के जैविक तंत्र से जुड़ी हुई थी। जैसे ही भ्रम टूटा, अंधेरे में छिपा दुश्मन पूरी तरह भड़क गया। धड़ाम, चारों तरफ की किताबों की अलमारियां फट गई और दर्जनों मॉन्स्टर परछाइयों से निकलकर मेरी तरफ झपट पड़े। उनके शरीर पर चमड़ी बिल्कुल नहीं थी, लाल मांस खुला हुआ था, यहाँ तक कि उनका दिमाग भी बाहर दिखाई दे रहा था। उनकी 2 मीटर लंबी जीभ तलवार की धार जैसी तेज थी। ये इस हैचरी के गार्ड थे। इनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ये दीवारों पर भी बिना रुके दौड़ सकते थे। मैं हंस पड़ा। बहुत बढ़िया, आखिर सामने तो आए। मैंने थंडर अर्थ हार्ट की ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा अपने अंदर छोड़ा। भले ही वो पूरी तरह पचा नहीं था, लेकिन मेरी हड्डियों की मजबूती और ताकत फिर से कई गुना बढ़ गई। खड़ खड़ खड़, एक पल में काला बोन आर्मर मेरे पूरे शरीर पर फैल गया। इस बार मेरा चेहरा भी हड्डियों के बने डरावने मास्क से पूरी तरह ढक गया। अब मेरे चेहरे पर सिर्फ 2 आंखें दिख रही थी, उनमें बैंगनी आग जल रही थी। इस बार मुझे कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं सीधा एक लिकर पर झपटा और हड्डियों के कवच से ढके अपने सिर से उसके खुले दिमाग पर जोरदार टक्कर मार दी। धड़ाम, उसका दिमाग वही फट गया। इसके बाद मैं भूखे शेर की तरह पूरे हॉल में टूट पड़ा। किताबों की अलमारियों के बीच मैं बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था। मेरे हर वार के साथ हड्डियां टूटने की आवाज गूंज रही थी। लिकर मेरे बोन आर्मर को पंजों से चीरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ हल्के से निशान ही छोड़ पा रहे थे और मेरी हर पलटवार उनकी मौत बन रही थी। किसी का शरीर चीर दिया, किसी का सिर पैरों तले कुचल दिया, तो किसी की रीढ़ एक ही वार में तोड़ दी। सिर्फ 5 मिनट बाद पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। चारों तरफ लिकर्स के कटे हुए शरीर बिखरे पड़े थे। उनका हरा खून पूरी जैविक जमीन पर फैल चुका था। मैं लाशों के बीच से चलता हुआ बेसमेंट की सीढ़ियों तक पहुंचा। वहां से निकल रही जैविक ऊर्जा इतनी घनी थी कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। तभी एक ठंडी और चिपचिपी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज उठी, नीचे आओ मेरे बच्चे। ये आवाज कानों से नहीं, सीधे मेरे दिमाग की नसों तक पहुंच रही थी। मैं हल्का सा हंसा। मुझे खाना चाहती हो? पहले ये सोच लो तुम्हारे दांत बचेंगे भी या नहीं। मैं सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे नीचे जाता गया, चारों तरफ अंधेरा बढ़ता गया। सिर्फ दीवारों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। छत को संभालने के लिए चारों तरफ मोटे मोटे मांस के खंभे खड़े थे और ठीक बीच में करीब 10 मीटर चौड़ा एक विशाल मांस का गोला धड़क रहा था। उसकी पारदर्शी परत के अंदर एक भयानक जीव सिकुड़ कर बैठा था। ऊपर से उसका शरीर एक इंसानी औरत जैसा था, लेकिन कमर के नीचे वो एक विशाल कीड़े जैसा राक्षस था। यही थी क्वाजी थड्डर ब्रेन मदर। उसके सिर के पीछे से अनगिनत नसें निकलकर पूरी लाइब्रेरी की जैविक परत से जुड़ी हुई थी। अचानक उसने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। उसी पल एक पारदर्शी मानसिक लहर सीधे मेरे दिमाग पर आकर टकराई। ये ऐसा हमला था जो शरीर को नहीं बल्कि सीधे आत्मा पर वार करता था। अगर ये हमला किसी आम इंसान पर होता तो वो उसी पल मर जाता। मैं दर्द से हल्का सा कराहा। मेरी नाक से काला खून बहने लगा। शरीर लड़खड़ाया और मैं एक घुटने पर बैठ गया। सच में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने धीरे से सिर उठाया, लेकिन बोन मांस के पीछे से मेरी हंसी साफ सुनाई दे रही थी। अब मेरी बारी है। मैं एक झटके में फिर खड़ा हो गया। इस बार मैंने अपनी ताकत बिल्कुल नहीं रोकी। मेरे शरीर का सारा जहर एक साथ फूट पड़ा। धड़ाम, बैंगनी जहरीली धुंध पूरे बेसमेंट में फैल गई। ये कोई साधारण जहर नहीं था। इसमें सेंटीपीड मॉन्स्टर का असली जहर और ट्री मॉन्स्टर की सड़ाने वाली शक्ति दोनों मिले हुए थे। जैसे ही वो जहर मांस की बेलों और नसों से टकराया, वो तेजी से गलने लगी। मदर मॉन्स्टर को पहली बार असली खतरा महसूस हुआ। उसने दर्द से भरी एक भयानक चीख मारी। अगले ही पल उसने अपनी सारी मांस वाली बेलें एक साथ मेरी तरफ छोड़ दी। वो हजारों तीरों की तरह मेरी तरफ टूट पड़ी, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटा। मैं सीधा उन हमलों के बीच घुस गया। छप छप छप, दर्जनों बेलें मेरे कंधों, जांघों और पेट को चीरती हुई आर पार निकल गई। फिर भी मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका। दर्द को नजरअंदाज करते हुए मैं सीधे मदर मॉन्स्टर के सामने पहुंच गया। पकड़ लिया। मैंने अपनी दोनों उंगलियां उसके नरम पेट में गहराई तक घुसा दी। फिर मैंने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति इस्तेमाल
इस्तेमाल की। डिवॉर, इस बार मैं सिर्फ उसका मांस नहीं खा रहा था, मैं उसकी पूरी जिंदगी छीन रहा था, उसकी जीवन शक्ति, उसकी मानसिक शक्ति, यहाँ तक कि उसके शरीर के जीन भी मैं अपने अंदर खींच रहा था। जितनी तेजी से उसकी ताकत घट रही थी, उतनी ही तेजी से मेरी ताकत कई गुना बढ़ती जा रही थी। मदर मॉन्स्टर का विशाल शरीर धीरे धीरे सूखने लगा और मेरे अंदर से निकलने वाली आभा हर सेकंड और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। आखिर पॉप, एक हल्की सी आवाज के साथ मदर मॉन्स्टर का मानसिक कोर पूरी तरह टूट गया। उसका विशाल शरीर पल भर में गलकर बदबूदार तरल में बदल गया। मैंने अपना हाथ पीछे खींचा, पूरा शरीर थक चुका था। मैं पीछे गिर पड़ा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। तभी मेरे बोन आर्मर में बदलाव शुरू हो गया। पहले जो कवच पूरी तरह काला था, उस पर अब अजीब नीली रेखाएं उभरने लगी। ये इस बात का सबूत था कि मैंने मानसिक शक्ति को भी अपने अंदर समा लिया है। डिवोर सफल, मुझे नई शक्तियां मिल गई। मेंटल बैरियर, टेलीकाइनेसिस टेंटेकल्स, मेंटल स्टिमुलेशन, ग्रुप कंट्रोल। अब मेरी ताकत सीधे सेकेंडर पीक लेवल तक पहुंच चुकी थी। सबसे बड़ा बदलाव, अब मेरी मानसिक शक्ति पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को कवर कर सकती थी। इस पल के बाद जियांगचेंग यूनिवर्सिटी मुझे किसी खतरनाक जगह की तरह नहीं दिख रही थी। अब ये मेरे लिए एक खुली शतरंज की बिसात बन चुकी थी। मैंने अभी अभी बने मानसिक लिंक के जरिए चेन मो से कहा, अंदर आ जाओ, अब यहाँ की सफाई करनी है, यहीं से हम अपना पहला बेस बनाएंगे। मैंने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। ज़ॉम्बी सिटी पर राज करना ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे इससे भी बड़े युद्ध हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा असली सफर सितारों तक जाएगा।